हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी धर्मपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रकट हुई थी। आपको बता दें कि कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में टूटकर विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। और यहीं मतलब कनिष्क के इसीलिए जो है कहा जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा का औपचारिक रूप से प्रकट हुआ। और ये भी कहा कि पूछा जा सकता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का संरक्षक था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान या सल्तनत काल में बौद्ध धर्म की कौन शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? बताइए। ऑप्शन ए वज्रयान, ऑप्शन बी थेरवाद, ऑप्शन सी तंत्रयान या फिर ऑप्शन डी हीनयान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। थेरवाद सल्तनत काल में बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली शाखा थी। मतलब कि सीधा सा मतलब ये है कि सल्तनत काल में थेरवाद का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख लीजिए, सल्तनत काल में बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ये अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ में स्थित बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल से संबंधित है? सारनाथ में जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका संबंध किस काल से है? ऑप्शन ए मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर गुप्तोत्तर काल। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित है। देखिए, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है। और गुप्त काल मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, गुप्तकालीन मूर्तिकला का यदि सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो वो सारनाथ और अजंता में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि मूर्तिकला और मंदिर निर्माण कला की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है मंदिर की भव्यता उत्कृष्टता में वृद्धि हुई थी। और मूर्तियों में जो है वो भी अच्छी किस्म की या फिर से कह सकते हैं कि अलंकारित मूर्तियों का निर्माण होने लगा था गुप्त काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का संबंध मौर्य काल से नहीं है? ऑप्शन ए युक्त, ऑप्शन बी रज्जुक, ऑप्शन सी प्रादेशिक या अग्रहारिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रहारिक का संबंध मौर्य काल से नहीं है, जबकि युग, रज्जुक और प्रादेशिक इन अधिकारियों का संबंध मौर्य काल से है। देखिए, अशोक के तीसरे स्तंभ लेख और सातवें स्तंभ लेख में इन अधिकारियों का वर्णन किया गया है। आपको एक बात बता दें साथियों कि अशोक के तीसरे और सातवें अभिलेखों में अशोक के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसके अधिकारी राज्यों का दौरा करेंगे, ताकि उन्हें ये पता चलता रहे कि राज्य में जो शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए, युक्त जो है वह राजस्व अधिकारी था, प्रादेशिक प्रदेश का अधिकारी था, रज्जुक जनपद का अधिकारी और अग्रहारिक नामक जो अधिकारी था वो हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। और हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक थे? ऑप्शन ए महावंश, दिव्यावदान,
दीपवंश या फिर राजतरंगड़ी? बताइए किसमें उल्लेख मिलता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्हड़ के राजतरंगड़ी में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल में कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाए थे। और बौद्ध परंपरा में ये कहा गया है कि अशोक ने कुल 84 हर स्तूपों का निर्माण कराया था। और यदि ये पूछ ले कि अशोक के किस अभिलेखों में इसके नामों का उल्लेख किया गया है, तो मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक नाम मिलता है। अदर जो और मतलब इसे छोड़ करके जो अभिलेख मिले हैं इसके, उसमें पियदस्सी या देवनाम पियदस्सी इस टाइप का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन चारों अभिलेखों में प्रॉपर अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर गरुड़ पुराण? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। देखिए, सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन साम्राज्य का 23वां राजा है। ठीक है, और सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है वह इसी से प्राप्त होती है। और वायु पुराण में क्या किया गया? वायु पुराण में गुप्त राजाओं का उल्लेख किया गया और विष्णु पुराण में मौर्य शासकों का उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा कि वायु पुराण में गुप्त राजाओं का और विष्णु पुराण में मौर्य शासकों का। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? ऑप्शन ए कनिष्क या फिर भीम कैडफिसस, होविष्क या फिर वासुदेव? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, होविष्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। देखिए, कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। इसके सिक्कों पर बुद्ध और शिव के अतिरिक्त विष्णु, लक्ष्मी, उमा आदि का अंकन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं किया गया है? कनिष्क के रवतक अभिलेख में किस नगर का उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती या फिर पाटलिपुत्र? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं किया गया है। देखिए, कनिष्क का रवतक अभिलेख 1993 अफगानिस्तान में खोजा गया था। अगर कभी ये कोर्स प्रश्न पूछ ले कि कनिष्क का रवतक अभिलेख कहाँ मिला है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की इससे महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे ये पता चलता है कि कनिष्क का जो साम्राज्य है वह कितना विशाल था। ठीक है, और इसी अभिलेख में पता चलता है कि साकेत, चंपा, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र आदि ये जो राज्य थे या भाग थे या कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत से पश्चिम में होने वाली निर्यात की वस्तु नहीं थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था उसमें कौन सी वस्तु शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए मोती, चांदी, पारदर्शी पत्थर या फिर हाथी दांत? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी जो है भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु नहीं थी। बाकी मोती, पारदर्शी पत्थर और हाथी दांत ये सब थे। ठीक है, देखिए, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत से
पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तुओं में मोती, जवाहरात, महीन वस्त्र, काली मिर्च, हाथी दांत, रेशमी कपड़े, पारदर्शी पत्थर, हीरा, नीलम, कछुए की खोपड़ी ये मुख्य वस्तु थी, जबकि चांदी भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल नहीं थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पतंजलि जो है वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्हीं के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेघों का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अद्भुत सागर और दान सागर ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, जिसमें एक ग्रंथ को पूरा करने से पहले ही यह मर गया था, जिसको पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके बेटे किसको? अग्निमित्र को। और आपको बता दें कि विदिशा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के बेटे क्या नाम था? अग्निमित्र। इन दोनों की प्रेम की कहानी, मतलब जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मालविका अग्निमित्रम जो एक नाटक है उससे मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा पुरोहित थे, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए अरिस्टोबुलस, अनासेक्रिटस, डायमेकस या फिर निरियाकस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायमेकस। डायमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था, जबकि अन्य जो है अरिस्टोबुलस, अनासेक्रिटस और निरियाकस ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। कर्टियस हो गया, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, अनासेक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार हैं, जबकि डायमेकस सीरिया के शासक अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? वह कौन सा तमिल ग्रंथ है जिसको लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए नंदी कलम्बकम, ऑप्शन बी कलिंग पुत्तपणी, ऑप्शन सी पेरिया पुराणम या फिर ऑप्शन डी कुरल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कुरल, जिसकी रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने। देखिए तमिल भाषा में रचित कुरल लघु वेद, जो कुरल है इसको लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, जिसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है अगर कभी कि कुरल की रचना किस भाषा में की गई है, तो तमिल भाषा में की गई है। या फिर इसे किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, तो कुरल को दी जाती है। और सीधे सीधे अगर ये पूछ ले कि कुरल की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? शिलप्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? सरस्वती, कावेरी, गंगा या फिर गोदावरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलप्पाधिकारम। यदि पूछे इसकी रचना किसने की थी? शिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। और इसमें कावेरी तथा वैगई नदियों का विशेष उल्लेख किया गया है। और शिलप्पाधिकारम जो है वो संगम कालीन महाकाव्य है। ठीक है, और यदि पूछे कि संगम काल में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो चोल, चेर और पांड्य ये 3 राज्यों को संगम काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। शिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी और इसे तमिल साहित्य का रत्न माना जाता है। शिलप्पाधिकारम को तमिल साहित्य का रत्न कहा जाता है। और शिलप्पाधिकारम में कावेरी और वैगई नदियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर राजराज द्वितीय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, देखिए राजेंद्र प्रथम द्वारा पाल शासक, ये पाठ नहीं है दोस्तों, इसको आप लोग पाल कर लीजिएगा, टाइपिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। राजेंद्र प्रथम द्वारा पाल शासक महिपाल को पराजित किया गया था और पराजित करने के बाद गंगैकोंड की उपाधि धारण की गई और इसी के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी और इसी नगर के आसपास सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन्होंने चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आज का अंतिम प्रश्न। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल शासन द्वारा, पाल शासन द्वारा, चालुक्य या फिर सेन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी बताया ही नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्य शासकों द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, देखिए गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी, ये जो चालुक्य वंश है इसको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। और यदि ये पूछे कि चालुक्य वंश कहाँ से संबंधित है तो इसका संबंध गुजरात से है और इसकी स्थापना संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम है और ये जैन धर्म के पोषक या संरक्षक, और इनके द्वारा या इनके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी तरफ से बेहतरीन प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की थी। आगे जो है और बेहतरीन प्रश्नों को आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।